मैंने छठी से पहले कभी स्कूल नहीं देखा। जॉब पापा कर रहे थे लेकिन बार-बार छोड़ के बीच-बीच में 2 महीने 3 महीने पे आ जाते थे। मेरे को अंग्रेज़ी क्या हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था उस टाइम। एक ऐसा कोर्स जो पैसा भी देता है, उसका साइन का भी वैल्यू है, तो कहीं न कहीं पावरफुल जॉब होता होगा। तो हमने डिसाइड किया था उसी टाइम कि हम सीए करेंगे। ये था कि बिग 4 में जॉब अगर इतना डिफ़िकल्ट है तो कोई नहीं, हम बिग 4 में ही जॉब लेंगे। बिहार को ये बोला जाता है कि ये एक आईएएस की फैक्ट्री है या गवर्नमेंट जॉब की फैक्ट्री है। यहाँ से पर्टिकुलर एग्ज़ाम देके यानी कि ज़्यादातर आप देखते होंगे जो एसएससी, बीपीएससी या यूपीएससी के बच्चे निकलते हैं, वो बिहार से ही निकलते हैं। ऐसा क्यों है? बेसिकली हमारे बिहार में क्या है, हमारे बिहार में आप ये कह सकते हैं कि पैसा हो ना हो लेकिन जुनून है। हमारे अंदर एक जुनून है जो जुनून को लेकर के हम ये सोचते हैं कि किसी दिन अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कुछ करके ही आएँगे, कुछ बन के ही आएँगे। ये नहीं कि हम मुँह दिखाने के लिए वापस वही फ़ेज़ में आ जाएँगे। भले ही हम एक अटैची लेके नहीं जाते हैं लेकिन जब आते हैं ना तो बहुत आदमियों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए काफ़ी सारे अटैची भर के लाते हैं। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। मैं प्रोफ़ेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अभी मैं वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज़ में से काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैं बिग 4 पीडब्ल्यूसी में काम करता था और अभी मुझे फ़ॉरेन का अपॉर्च्युनिटी भी मिला है, मैं फ़ॉरेन जा रहा हूँ। तो इस जोश टॉक के माध्यम से मैं ये अपनी कहानी आप लोग के सामने लाना चाहता हूँ कि ये बच्चा जो एक छोटे से गाँव मधुबनी बिहार के मधुबनी ज़िले के एक छोटे से गाँव पट्टी टोल से निकल के आज फ़ॉरेन ऐसे जगह पे जा रहा है, आज गल्फ़ कंट्री में जा रहा है सर्व करने के लिए। तो कहीं न कहीं इस चीज़ में जो मेरी ये जर्नी रही है, जो ये सीए की जर्नी रही है, उसमें मैंने कैसे काफ़ी सारे स्ट्रगलिंग लाइफ़ आई है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव बहुत रहे हैं। उन सब चीज़ों को सामना करते हुए आज आगे बढ़े हैं। मैं अपना कहानी छठी क्लास से स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने छठी से पहले कभी स्कूल नहीं देखा। जो 5वीं क्लास तक की पढ़ाई थी, वो मैंने स्कूल के थ्रू नहीं किया, घर पे ही रहता था और संजोग से एक चीज़ था कि जो मेरे पापा हैं, वो पढ़े-लिखे थे, उन्होंने उस टाइम में बीएससी किया हुआ था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उन्होंने अपना पढ़ाई जो है कंप्लीट नहीं कर पाए थे और जो उनको दिखा उस टाइम में जो नौकरी दिख रहा था, उन्होंने उसी में अपना जॉइनिंग ले लिया था। तो वो उस टाइम में ड्राइवरी में ही घुस गए थे और एज़ ए प्राइवेट ड्राइवर बन के अपना काम कर रहे थे। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा सपना था, एक बहुत बड़ा ड्रीम था, वो ये था कि जो मैं नहीं कर सका, वो अपने बच्चों को करवाऊँगा। एक दिन मेरा बच्चा ज़रूर वो मेरा सपना पूरा करेगा और मैं ये करवाऊँगा। अब जब छठी क्लास में पढ़ाई स्टार्ट किया, अब कोई बच्चा जो घर पे पढ़ के एकदम से स्कूल जाए, तो उसके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो चीज़ें थी मेरे को अंग्रेज़ी क्या हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था उस टाइम कि किताबें पढ़ें कैसे, है ना? बस इतना पता था जो थोड़ा बहुत चीज़ें हम सीखे थे जैसे कि काउंटिंग वगैरह सीखे थे, एबीसीडी वगैरह ये सब आता था, लेकिन किताब भी सही से पढ़ना नहीं आता था। लेकिन जैसे भी करके हमने सीखना चाहा क्योंकि एक लर्निंग का अंदर में जुनून था कि हाँ सीखना है, कुछ करना है ना? तो क्योंकि गरीबी देखे थे, स्थिति देखे थे घर का, तो ये था कि इससे तो बाहर निकलना है, चाहे कैसे भी निकलें लेकिन निकलना है, एक दिन कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। तो हम चीज़ों को सीखना स्टार्ट किए, थोड़ा बहुत वो किए, लेकिन धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि एक ऐसा फ़ेज़ आ गया कि हमें म पापा ने बोला कि नहीं अब तू दिल्ली आ जा, यहाँ पे ही पढ़ाई करियो और मिड में ही मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा जिसके कारण मुझे 1 साल ड्रॉप भी लेना पड़ा। 1 साल का ईयर भी मेरा यहाँ पे ड्रॉप हो गया था और मैं जो अपना 10th और 12th है वो मैंने दिल्ली में ही किया सीबीएसई बोर्ड से ही किया। तो अचानक जो ये एक फ़ेज़ आता है जब मैं बिहार से पढ़ के, जो बच्चा 5वीं तक स्कूल नहीं गया है, छठी 7वीं बिहार से किया है, अचानक से आके दिल्ली ऐसे शहर में सीबीएसई में पढ़ने लगे, तो बहुत ज़्यादा ही एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है कि कैसे अपने आप को एडॉप्ट करें, उस एनवायरनमेंट में जहाँ हमने सारी चीज़ें नई लग रही है हमारे लिए, है ना? अच्छा एक चीज़ और जो हम क्लास में देखते थे, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते थे, जो अंग्रेज़ी बोल भी लेते थे, क्योंकि सीबीएसई में तो शुरू से पढ़ते हैं तो अंग्रेज़ी पढ़ना तो दूर की बात है, बोलना भी आता है बच्चे को और हमें पढ़ना भी नहीं आता था। हम सोचते थे कि इन लोगों के सामने हम कैसे अपने आप को पेश करेंगे? हम कैसे सीख पाएँगे? कैसे-कैसे करके धीरे-धीरे करके जिससे भी हेल्प होती थी, टीचर से हो, दोस्तों से हो, स्टूडेंट्स हो, हम सबसे लेकर के और सीखना चाहते थे। धीरे-धीरे अंग्रेज़ी पढ़ना स्टार्ट किए, अंग्रेज़ी सीखना स्टार्ट किए, है ना? तो स्टार्टिंग का माहौल तो ये था कि परसेंटेज भी नहीं आते थे, काफ़ी वीक स्टूडेंट मैं था। लेकिन जब 10th आया, तो बोर्ड में कैसे करना है, तो हमने 10वीं में अपना पढ़ाई जोरों-शोरों से लगाना स्टार्ट किया, है ना? और मैं उस टाइम में जो लोग हायर स्टडी के लिए 16-16 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, मैं उस टाइम में 10 से 12 घंटे का पढ़ाई करता था अपना 10वीं बोर्ड के लिए। क्यों? तो पढ़ाई में तो वीक था, लेकिन ये था कि लर्निंग करना है, तो जैसे भी होगा हम ज़ीरो से सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे ज़रूर। तो हमने अपना 10वीं अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया, अच्छे नंबरों से पास हुआ। हाँ,
अब जो मेरी सीए का टर्निंग पॉइंट आता है, ये मैंने कब सोचा कि मैं सीए करना है। ये चीज़ आता है जब मैं 10वीं कक्षा में था, तो मेरे गाँव से एक दूर के चाचा लगेंगे, वो सीए कंप्लीट किए थे। तो जब वो बने थे, तो एक लहर सी जाग गई थी पूरे गाँव में कि उन्होंने सीए कंप्लीट किया है। तो हमने घर में भी पूछा, पापा से पूछा कि ये क्या होता है? उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है कि इसका सिग्नेचर का ही बहुत बड़ा वैल्यू होता है। हम सोचे कि सिग्नेचर का? ऐसा कोर्स है जिसका सिग्नेचर का वैल्यू होता है, तो ज़रूर ये कोर्स तो करेंगे। और दूसरा बताया कि बहुत पैसा कमाता है। तो हमारे दिमाग में जाने लगा कि एक ऐसा कोर्स जो पैसा भी देता है, उसका साइन का भी वैल्यू है, तो कहीं न कहीं पावरफुल जॉब होता होगा। तो हमने डिसाइड किया था उसी टाइम कि हम सीए करेंगे। तो गोल हमारा 10वीं में ही क्लियर हो गया था कि हमें सीए करना है। सबने मना किया, जिससे भी पूछता था सब ये बोलते कि नहीं अभी मत दे, 6 महीने बाद दियो। लेकिन नहीं, अपने अंदर तो एक दृढ़ता था, करेंगे तो इसी बार। है ना? तो इस चीज़ को लेकर के हम बोले नहीं, एग्ज़ाम तो देना है, चाहे कुछ भी जाए, 1 महीना हो या डेढ़ महीना हो। और पैसे इतने थे नहीं कि क्लासेस कहीं से कर पाते। लेकिन हाँ, ये था कि दोस्त वगैरह जो थे उनसे नोट्स वगैरह लेके अरेंज करके कैसे भी करके तैयारी स्टार्ट किया मैंने। सब लोगों की दुआ से मेरा पहले ही प्रयास में सीपीटी क्लियर हो गया और वो भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ। उसके बाद जब इंटरमीडिएट में आया, तो अब होता क्या है कि हम लोगों में जो सीए का इंटरमीडिएट और फाइनल होता है, ये काफ़ी टफ माना जाता है और सीए फाइनल वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन ऑफ द कंट्री है। अब जब सीए इंटर में हम लोग का 7 सब्जेक्ट होता था, ग्रुप वाइज़ होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो एक में 4 सब्जेक्ट, एक में 3 सब्जेक्ट। अब ये अचानक में 7 सब्जेक्ट को एक जगह पढ़ना और चीज़ें को क्लियर करना और हमारे पास 9 महीने का टाइम होता है। उस 9 महीने में हमें सातों सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। हाँ, ये ऑप्शन है कि आप ग्रुप वाइज़ भी दे सकते हो, 4 सब्जेक्ट एक बार, 3 सब्जेक्ट एक बार। लेकिन मेरा सोच था कि नहीं, दो देंगे तो सातों सब्जेक्ट एक साथ देंगे, क्योंकि सातों सब्जेक्ट का एक अलग बेनिफिट होता है, ऑल इंडिया रैंक भी आता है। प्लानिंग था नहीं, गाइडेंस था नहीं, तो उस हिसाब से बस यही दिमाग में था कि हम सीपीटी पहले प्रयास में कर लिए तो इंटर भी ज़रूर कर लेंगे। और ये गलती कर बैठे, हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाए और जब हमने बोथ ग्रुप दिया, तो हम पहले प्रयास में फेल हो गए। दूसरे प्रयास में जब हमने एग्ज़ाम दिया था, तो हमने ग्रुप वाइज़ एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उस टाइम में भी कम नंबरों से, हालाँकि हम पहुँच गए थे, लेकिन कम नंबरों से रह गया था। तो कम नंबरों से रहा तो मुझे एक पॉज़िटिव पॉइंट वहाँ पे दिखा कि मैं पहले से इम्प्रूव कितना किया हूँ। इस चीज़ को लेकर के मैं कभी हताश नहीं हुआ कि नहीं, इस बार भी फेल हो गया तो अब नहीं करूँगा, यह नहीं हो पाएगा। मैं ये तरफ देखा कि मैंने इम्प्रूव कितना किया है। पहले कितने नंबर थे, अब कितना नंबर लाया हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर अगर कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो मैं कर सकता हूँ और अगले अटेम्प्ट में कर ही लूँगा पक्का। तो इस चीज़ को लेकर के जब मैंने तीसरा अटेम्प्ट दिया था, तो मेरा क्लियर हो गया था। तो ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे इम्प्रूव भी किया था और ये एक पॉजिटिवनेस भी दिया था कि हाँ, आप कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट अगर देखते हैं अपने आप को, तो आप ग्रोथ कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरा सक्सेस हुआ कि नहीं। आप ये देखिए कि आप पहले से कितना ग्रोथ किए हैं, है ना? वो कहीं न कहीं आपको सक्सेस दिलाएगी, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है लाइफ़ में। एक किस स्ट्रैटेजी से, कैसा स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है और चीज़ें जो आपको कमियाँ लग रहा है, उसको भी आप आइडेंटिफ़ाइड कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी आईसीएआई मॉड्यूल्स देती हैं, जो आईसीएआई अपनी किताबें देती हैं, आप उसको पढ़ो। देखिए, कोचिंग क्लासेस मैं मना नहीं करता हूँ कि कोचिंग क्लासेस मत लीजिए या कोचिंग क्लासेस मत पढ़िए। लेकिन हमारा सबसे पहला चीज़ है, जो टेक्स्ट बुक हमें जिस बोर्ड से हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा मदर बॉडी है, आईसीएआई, उसकी जो बुक्स हैं, उस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसको आप कोशिश कीजिए कि उसमें जो चीज़ें, जो कंटेंट लिखा है, हमें वैसा ही उसी टाइप से लिखना होना चाहिए। पहली बात तो ये होना चाहिए, जो हमारा गोल क्लियर है कि आईसीएआई का स्टडी मैट ही हमें पढ़ना चाहिए। और दूसरा, मैं ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ये चीज़ बताना चाहूँगा जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ख़ास तौर से जो हमारे बिहार से आते हैं और उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, पहले जो आप मॉड्यूल्स लिए हैं, जो भी कठिन शब्द लगता है आपको, उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको कहीं न कहीं आप अपने मोबाइल पे या गूगल की तरह कहीं से भी आप ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में, हिंदी में आप देख सकते हैं, है ना? कि चीज़ें का मतलब क्या है, उसको अंडरलाइन करके और उस चीज़ को आप लिखिए। देखिए क्या होता है ना कि हम चीज़ें जब तक लिखते नहीं हैं ना, तब तक उस चीज़ को हम भाप नहीं पाते हैं कि कहना क्या चाहता है। अब हम अगर कोई चीज़ को पढ़ लिए, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे बाद वो चीज़ याद रहे। हम उस टाइम में तो समझ जाते हैं कि जब हम जिस टाइम में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद कितनी देर याद रहता है, ये चीज़ें का गारंटी नहीं है। लेकिन आप कोई चीज़ को अगर लिख के रखते हैं और उसको 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो वो चीज़ आपको परमानेंट माइंड में, मेमोरी में बैठ जाता है। तो आप उस चीज़ को लिखिए और ख़ास तौर से जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगे, जो वर्ड डिफ़िकल्ट रहेगा, उसको तो लिख ही लीजिए और लिखने के बाद उसको 2 से 3 बार देखिए। आप कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये चीज़ आपको इम्प्रूव होगा। ये स्ट्रैटेजी आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अक्सर होता क्या है कि जब ख़ास तौर से जो बच्चे बिहार से बिलॉन्ग करते हैं और आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि फ फाइनेंशियली कंडीशन तो इतना अच्छा होता नहीं है।
तो वो ये सोचते हैं कि हम साथ के साथ ट्यूशन या जॉब करें और फिर स्टडी करें। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या सीए कर सकते हैं हम जॉब के साथ या ट्यूशन पढ़ाने के साथ, टीचिंग के साथ? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है और ये मैंने किया है ना? मैं आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए होता क्या है कि जब मैंने 2016 का जो सिचुएशन था, जब मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दिया था और अपना पढ़ाई भी करता था। अब मैंने क्या हुआ कि आर्टिकलशिप भी मेरी आ गई उस टाइम में, आर्टिकलशिप जस्ट लाइक ए जॉब और जॉब से भी डिफ़िकल्ट होता है। आप किसी भी सीए बच्चों से पूछ सकते हैं कि आर्टिकलशिप क्या होता है? एक तरह से बोलेंगे मज़दूरी। क्यों? तो उस टाइम में ऐसा नहीं होता है कि जैसे जॉब में 8 घंटे या 7 घंटे या 9 घंटे का जॉब एक फ़िक्स होता है। उसमें आपका जब हम लोग का टाइम आता है जो फाइनेंशियल जिसमें क्लोज़ होता है, उसका जो टाइम आता है, जैसे एनुअल रिपोर्ट बनना, टैक्स ऑडिट का टाइम, उसमें हम लोग को 10-10, 11-11 रात भी बज जाते थे। और जो हमारे सीए होते थे, वो पैसे कितने देते हैं? आज भी इंडस्ट्री में है कि हम लोग को जो आर्टिकलशिप में पैसा दिया जाता है, वो 3 से 4 हज़ार रुपए। उस टाइम में मेरा स्टाइपेंड 3 से 4 हज़ार रुपए हुआ करता था और उसमें हमें क्या होता था कि सारी चीज़ें चलानी पड़ती थी कि कैसे होगा। तो इसलिए मेरे को ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता था कि 3 से 4 हज़ार रुपए में क्या ही बचेगा। तो अपना इनकम का सोर्स तो देखना पड़ता था और हमें पढ़ाई भी करनी थी साथ में। तो मेरा ये सिनेरियो रहता था कि मॉर्निंग का टाइम होता था, मैं उसमें ट्यूशन पढ़ाता था जिसमें मैं एक बैच पढ़ाता था 12th क्लास को। उसके बाद मेरा शेड्यूल था कि आर्टिकलशिप के लिए जाना होता था, 10 बजे मैं आर्टिकलशिप के लिए निकल जाता था ऑफ़िस के लिए और शाम में जब मैं आता था, कभी-कभी लेट भी हो जाता था लेकिन जब जल्दी आता था, तो मैंने एक होम ट्यूशन लिया था जिसमें मैं 2 बच्चे को पढ़ाता था भाई-बहन को। अच्छा इसमें टाइम कम बचता है तो फिर स्टडी कैसे हो सकता है? ये ऐसा है कि देखिए आपको टाइम यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। टाइम यूटिलाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तभी आप टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। आपको जब भी टाइम मिलता है, जब आर्टिकलशिप में मेरे को टाइम मिलता था, बीच-बीच में क्लाइंट के पास जब ऑडिट के लिए भेजते थे और गैप मिलता था या लंच का टाइम मिलता था, उसमें भी टाइम निकालने का कोशिश करता था मैं। क्यों? कि गोल क्लियर है, अभी मुझे वो गोल को अचीव करना है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आपको थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस तो करना पड़ेगा और सैक्रिफ़ाइस नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? तो जब जो भी टाइम मुझे मिलता है, चाहे आर्टिकलशिप में टाइम मिले या चाहे बीच में कभी टाइम मिले, मैं उस पीरियड को यूटिलाइज़ करता था अपने पढ़ाई के ऊपर। जब मैं टीचिंग करता था, तो टीचिंग में ख़ास तौर से आप प्रायोरिटी डालिए कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाइए, जो सब्जेक्ट आपको कहीं न कहीं कोरिलेट करता है। जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता था और अकाउंट्स जो होता है थ्रू आउट द स्टडी आपका रहता है ना? और जो बेसिक चीज़ें हैं, आप उसको ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं। अब क्या होता है कि अब जब प्रैक्टिस पीरियड आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस पीरियड में और जब आप प्रैक्टिस पीरियड में, तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपको हेल्प करता है स्टडी पीरियड में भी। अब जब मैं स्टडी करता था, अब चीज़ों को पढ़ाता भी था, तो क्या होता है कि लोग ना कहाँ फँसते हैं, मैं ख़ास तौर से बताना चाहूँगा, जब आप हाई लेवल पे चाहिए यानी कि फाइनल लेवल पे चले जाते हैं, तो बेसिक भूल जाते हैं। बेसिक अगर भूल गए और हाई लेवल का आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बेसिक चीज़ जो है आपको दिक्कत डालेगी। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो इस लास्ट के 6 मंथ होता है, उसमें आपका आउटपुट कैसे ज़्यादा आएगा? देखिए, पढ़ाई तो करना है ही, साथ के साथ आपको जो मेजरली ध्यान देना है, वो टेस्ट सीरीज़। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। अपने आप को या तो सेल्फ इवैल्यूएशन में रखिए या कोई फ्रेंड है, तो उसको बोलिए कि आपका इवैल्यूएट करे। है ना चीज़ें? और सेल्फ इवैल्यूएशन या फ्रेंड का इवैल्यूएशन से करवा के आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। है ना? आप जो स्टडी किए हैं उसका फाइनली क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे हैं, नॉलेज आपके पास कितना भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब तक एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, एग्ज़ाम में अपना आउटपुट नहीं डालेंगे, आप पास नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं करेंगे। तो एग्ज़ाम में चीज़ें आपको लिखना आना चाहिए और प्रॉपर लिखना आना चाहिए। नॉलेज, कंटेंट सब कुछ आपके पास होगा एग्ज़ाम में क्योंकि जो आपका डिसीज़न है, आपने पूरा 4 साल, 5 साल का जो डिसीज़न है आपका वो 3 घंटे में निकलता है। वो 3 घंटे का जो आवर होता है एग्ज़ाम का, उसमें आपको सब कुछ देना होता है। तो आप उसको ध्यान दीजिए और काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ का भी आप ये कीजिए, आप टेस्ट दीजिए, तो ये आपको कहीं न कहीं इम्प्रूव करेगा। जब मेरी सीए कंप्लीट हुई, तो सबसे बड़ा जो सिचुएशन मेरे माइंड में आ रहा था जो एक फ़ेज़ था कि अब सीए तो हो गया, क्लियर तो हो गए हम, अब आगे क्या करना है? क्योंकि हम लोगों के पास ऑप्शन काफ़ी सारे होते हैं, है ना? जॉब्स का ऑप्शन होता है, प्रैक्टिस का ऑप्शन होता है, टीचिंग का ऑप्शन होता है। तो देखिए, आप सीए कर लिए ये बात ठीक है, लेकिन उसके आगे भी एक गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में करना क्या है ना? क्योंकि जो चीज़ आप इनिशियल फेज़ से स्टार्ट करेंगे ना, उसी का एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा और फिर उसी फेज़ में आप अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो मेरे माइंड में ये आ रहा था। अच्छा दूसरा जो हम लोग के सीए इंडस्ट्री में है, वो एक आप हौवा कह लीजिए या बहुत बड़ा वो चीज़ कह लीजिए कि बिग 4 की जॉब। अब देखिए बिग 4 का एक ये हौवा बना हुआ है कि जो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में करता है, जो विदाउट फेलियर का सीए करता है, बिग 4 उसी को रखते हैं। ये जो ऑल इंडिया रैंक लाता है, उसी को बिग 4 रखती है। देखिए ऐसा नहीं है ना? जो मल्टीपल फेलियर भी है ना? जिसकी इंग्लिश कमज़ोर भी है, वो भी जॉब कर सकता है बिग 4 में। मैं पीडब्ल्यूसी में सर्व कर रहा था और वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट में और मैं यूएस क्लाइंट के लिए डायरेक्ट काम करता था। अब मेरी अंग्रेज़ी
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जो मैंने बस पढ़ा था, जो करिकुलम टाइम में जो मैंने अपना पढ़ाई किया था, उतना ही मेरा अंग्रेज़ी था। लेकिन ये था कि हाँ, कुछ बड़ा करना है। तो मेरे माइंड में ये था कि बिग 4 में जॉब अगर इतना डिफ़िकल्ट है, तो कोई नहीं, हम बिग 4 में ही जॉब लेंगे। और हमने सबसे पहला जो अप्लाई किया था, हमने चारों बिग 4 में अप्लाई किया था और जहाँ से चारों में से 3 जगह से मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ था। डेलोइट से सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ था, ई&वाई से शॉर्टलिस्ट हुआ था और पीडब्ल्यूसी से शॉर्टलिस्ट हुआ था। और तीनों जगह हमने इंटरव्यू दिया, इसमें से 2 जगह मेरा क्लियर भी हुआ था इंटरव्यू और मैंने सेलेक्ट किया था पीडब्ल्यूसी को और पीडब्ल्यूसी में एज़ ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर में काम किया और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिला और वही सीख से आज मैं फ़ॉरेन कंट्री जा रहा हूँ और फ़ॉरेन एक्सपोज़र, फ़ॉरेन अपॉर्च्युनिटी मुझे मिल रही है। तो आप अपने आप को कभी भी ये इतना कमज़ोर मत समझिए कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है या मैं मल्टीपल फेलियर हूँ, तो मुझे बिग 4 नहीं रखेगा। जी, बिल्कुल रखेगा। आप बस अपने सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए। एक बार सीए बन जाइए ना, सारी कंपनियाँ आपके लिए, सारे दरवाज़े खुले। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तब खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।